नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। यह खबर तो मैंने कल आपको बता ही दी थी और बहुत सारी जगहों पर यह खबर आपने पढ़ी होगी कि ईरान के डर से तुर्की से भागा था, अंकारा से भागा था। ट्रंप पहले एक ट्रक में बैठा, खाने पीने वाले ट्रक में बैठा, फिर एक छोटे जहाज में गया और उस जहाज से भाग के गया था इंग्लैंड। अब ट्रंप ने खुद मान लिया है कि हाँ, ये हुआ था, मैं ईरान से डरा हुआ था। लेकिन मैं बताता हूं इसके पीछे की खबर। पीछे की खबर यह है और ये इजरायली अखबारों में छपी है कि इजराइल ने, मोसाद ने ट्रंप को यह बताया था कि ईरान एयरफोर्स वन पर हमला करने वाला है। अब देखिए, अगर यह सच होता तो एयरफोर्स वन पर हमला हुआ होता और ट्रंप बच गया होता। बहुत सीधी सी बात है कि मोसाद ने एक बार फिर से ट्रंप को बेवकूफ बनाया है। असल में मोसाद की खबरों पर, मोसाद की जो सारी की सारी इंटेलिजेंस है उसके ऊपर डिपेंड होके ट्रंप ने एक के बाद एक लगातार गलतियां की हैं। पहले मोसाद ने यह बताया कि आप एक बार शहीद कर दोगे खामनेई साहब को, उनके जो आसपास के लीडरान हैं उनको एक बार शहीद कर दोगे, उसके बाद पूरे ईरान में तमाशा हो जाएगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे और रेजीम पलट जाएगी। हुआ क्या? इसका उल्टा हुआ। उनकी शहादत के बाद ईरान एक होकर खड़ा हो गया और ट्रंप साहब देखते रह गए। यही बात नरेंद्र मोदी जी को भी बताई गई थी, मेरा यह मानना है, जिसकी वजह से 2 दिन पहले जाकर इजराइल के साथ हूं और फादरलैंड मदरलैंड ये सारा कुछ कराए थे। वो ये अच्छी तरह से आप जानते हैं कि इस बेवकूफ़ी का खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं, अमेरिका के लिए लगातार मुसीबत बढ़ रही है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, अब अमेरिका अपनी सारी जान लगाकर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा पा रहा है। उसके बाद भी अमेरिका को लगातार जानबूझकर गलत इंटेलिजेंस दी जा रही है ताकि ट्रंप लगातार बेवकूफियां करता रहे। इस समय भी ये इंटेलिजेंस ट्रंप को यह बताने के लिए दी गई कि ईरान उनको मारना चाहता है। ईरान का जो इतिहास है, डिप्लोमेसी का इतिहास है, डिप्लोमेसी के बीच में वो इस तरह की हरकत कतई नहीं करता। कोई भी ईरान को जानने वाला अच्छी तरह से समझ सकता है। लेकिन ट्रंप के दिमाग में यह लगातार भरा गया कि ईरान उसकी हत्या करवाना चाहता है और जिस तरह का डरपोक आदमी ट्रंप है, यह डर उसके लिए लगातार बड़ा बनता गया। अंकारा से खाने के ट्रक में भागना तो एक छोटी बात है, इसी डर के चलते ईरान के साथ जो वार है उसको लगातार वो खींचता चला जा रहा है। नतीजा ये कि लगातार अमेरिका बैकफुट पर जा रहा है। हारिज एक अखबार है, पढ़ना चाहिए, महंगा अखबार है, उसकी मेंबरशिप लेनी होती है, लेकिन पढ़ना चाहिए। वो अखबार इजराइल का अखबार है। वो कहता है कि ट्रंप के पास इस वार को लेकर कोई स्ट्रेटजी नहीं है और ट्रंप इस वार को जीत ही नहीं सकता है। ये हारिज कह रहा है, इजराइल का अखबार। और यहां नेतन्याहू का किस्सा अगर आप देखेंगे तो नेतन्याहू ट्रंप को लगातार बेवकूफ बना रहा है। ट्रंप ने एक 15 पॉइंट गजा प्लान बनाया, बड़ा शोर हुआ कि गजा में यह प्लान इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेतन्याहू कह रहा है कि हम इस प्लान को मानते ही नहीं है। और खबर यह बता रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर यह बता रही है कि इस प्लान को बनाए जाने के बाद इजराइल ने वहां पर लगातार बमबारी बढ़ा दी है। वहां पर लोगों की हत्याएं और ज्यादा हो रही हैं। जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, इसमें जितने आपको फलस्तीन के झंडे दिखाई दे रहे हैं, उनके नीचे फलस्तीन के शहीद हैं जो इजरायली बमबारी में मारे गए हैं। तैयार हो गया हमास की, ठीक है, हम हथियार डाल देंगे। बाकी जो वहां ग्रुप्स थे वो भी तैयार हो गए हथियार डालने के लिए। लेकिन नेतन्याहू इस जिद पर है कि पहले हथियार डाला जाए, फिर हम आर्मी को पीछे हटाएंगे। जबकि तय ये हुआ था कि पहले इनकी आर्मी हटेगी और उसके बाद हथियार छोड़ा जाएगा। जाहिर है कि नेतन्याहू ट्रंप की बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन इसकी एक और वजह हो सकती है और वो वजह यह है कि वहां पर इलेक्शन है। दिसंबर में इजराइल में चुनाव है और ये नेतन्याहू के लिए जीने मरने का सवाल है। अगर इस चुनाव में वो हारता है तो न केवल उसकी पॉलिटिक्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, बल्कि बहुत मुमकिन है कि उसको आईसीजे का जो वारंट है उसके तहत गिरफ्तार भी किया जाए। इसलिए यह चुनाव वो किसी तरह से जीतना चाहता है और इस चुनाव तक तो वो गजा प्लान को किसी भी लेवल पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। यह बात बिल्कुल साफ होकर सामने आ गई है।
और नतीजा ये हुआ है कि मोहसिन रजाई साहब ने कल जो बयान दिया कि जब तक अमेरिका ईरान की शर्तें नहीं मानेगा तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगा, उसमें गजा को भी इंक्लूड किया। यह तकरीबन पहली बार है जब गजा को सीधे इंक्लूड किया गया है। यह कहा गया है कि जब तक गजा में बमबारी बंद नहीं होती, जब तक गजा में शांति स्थापित नहीं होती, जब तक गजा में अमन नहीं आता, तब तक हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोलेंगे। दरअसल अगर आपको याद होगा तो जो पहला ही पॉइंट था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, उसमें लेबनान और उसके साथ बाकी जगहों की बात की गई थी, लेकिन नाम नहीं लिया गया था। तब भी हमने कहा था कि यह केवल लेबनान का मामला नहीं है, यह यमन का भी मामला है, यह गजा का भी मामला है, यानी कि फलस्तीन का भी मामला है। लेकिन फलस्तीन को लेकर कभी ईरान ने नाम नहीं लिया था। अभी जो मोहसिन रजाई का बयान आया है उसमें गजा का नाम है और यह अपने आप में बड़ी बात है। यानी अमेरिका से वो कहना चाहता है कि ईरान के खिलाफ जंग तो खत्म करो ही, साथ में जहां जहां मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है वो सारी जंग खत्म करो। और इसका मानी बहुत साफ है कि गजा के अंदर भी जो आर्मी है, येलो लाइन जो बनाई गई थी, जो ब्लर हो चुकी है, येलो लाइन आगे पीछे हो रही है, वहां से इजराइल को अपनी आर्मी हटानी पड़ेगी। अगर इजराइल अपनी आर्मी नहीं हटाता है तो ईरान सीज फायर को नहीं मानेगा। असल में चुनाव दोनों जगह है, 3 महीने बचे हैं चुनाव के लिए, अमेरिका में भी और इजराइल में भी। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है। मिड टर्म इलेक्शन होते हैं जिनके टर्म पूरे हो जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, सीटें खाली होती हैं, उन पर इलेक्शन कराने के लिए है और अच्छे खासे नंबर्स हैं। मजेदार बात यह है कि अमेरिका के अंदर कम से कम डेमोक्रेट्स के बीच में से लगातार ऐसे कैंडिडेट जीत रहे हैं आईपैक जिनको नहीं चाहता था जिताना। वहां का सिस्टम आपको पता है कि पहले डेमोक्रेट्स के बीच में इलेक्शन होता है कि कैंडिडेट कौन होगा, रिपब्लिकन्स के बीच में इलेक्शन होता है कि कैंडिडेट कौन होगा, इसको प्राइमरी बोलते हैं, और उसके बाद रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में से जो एक एक सांसद चुने जाते हैं, एक एक बंदा जो चुना जाता है, उनके बीच में इलेक्शन होता है, वहां से सीनेटर इलेक्ट होगा। अब इजराइल के अखबारों में लगातार ऐसी खबरें छप रही हैं कि कैसे ऐसे लोग डेमोक्रेट्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सामने आ रहे हैं जो इजराइल के मुखालिफ रहे हैं। कई बार मैं भी आपको बता चुका हूं, ऐसे लोग जिनके ऊपर आईपैक आप जानते हैं इजराइल को सपोर्ट करने वाली संस्था है जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों के बीच में ऐसे लोगों पर पैसा खर्चा करती है जो सीनेट में जाकर इजराइल का झंडा उठा सके। उस आईपैक ने मिलियंस खर्च किए हैं लेकिन उसके कैंडिडेट लगातार हार रहे हैं। तो ट्रंप के सामने खतरा यह बना हुआ है कि अगर मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप की पार्टी हारती है, रिपब्लिकन्स हारते हैं और ऐसे लोग सीनेट के अंदर आते हैं जो प्रो इजरायली नहीं हैं, तो ट्रंप की अपनी कुर्सी भी हिल सकती है, उसकी कुर्सी भी जा सकती है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि इजराइल में अगर नेतन्याहू हारता है तो उसके लिए तो यह जान का सौदा हो सकता है, यह बेहद मुश्किल हो सकता है। इसीलिए गजा प्लान पे अगर लगातार उसके बयान आ रहे हैं कि मेरे जीते जी फलस्तीन नहीं बनेगा, गजा प्लान लागू नहीं होगा, तो ये दरअसल वहां पर वोट लेने के लिए, वहां का जो कट्टरपंथी तबका है उसका वोट लेने के लिए ये सारी कोशिश है। और दूसरा, अमेरिका की प्रॉब्लम यह है कि अगर ईरान वाली जंग लंबी चलती है और कीमतें बढ़ती हैं तो उसके लिए परेशानी बढ़ने वाली है। अब आज की कहानी अगर आप देखिए तो जो ऑयल की प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में $90 के आसपास पहुंच गई है। जब जंग रुकी थी तो ये घट के $60 तक आ गई थी, अब ये $90 तक पहुंच चुकी है। और अमेरिका का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स बाकायदा एक ओपिनियन पीस छापता है जिसमें वो दिखाता है कि ऑयल की प्राइस बढ़ने से आपके घर का हर सामान महंगा हो रहा है। ऑयल की प्राइस बढ़ने का मतलब ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ना होता है, कंबस्शन कास्ट बढ़ना होता है, और जब ये सब बढ़ता है तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। तो अमेरिका के अखबार कीमतों के बढ़ने को डिस्कस कर रहे हैं और कीमतें तब तक कम नहीं होंगी जब तक ईरान के साथ फाइनल समझौता नहीं होगा। ईरान के साथ फाइनल समझौता तब तक नहीं होगा जब अमेरिका ईरान की जब तक शर्तें ना मान ले। तो ऐसे हाल में अगर जंग खिंचती है तो जाहिर है कि न केवल ऑयल और गैस की कीमतें बढ़ती जाएंगी बल्कि घरेलू सामानों के दाम भी लगातार बढ़ेंगे। और ट्रंप जो ये वादा करके आया था कि चीजें सस्ती होंगी, उसके ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ेगा, रिपब्लिकन्स के हारने का खतरा बनेगा और ये ट्रंप की कुर्सी जाने का सबब हो सकता है। इसलिए दोनों परेशान हैं। अभी दोनों अपने अपने घर की मुश्किलात को देख रहे हैं।
ट्रंप चाहता है कि ईरान में न सही गजा में ही कुछ ऐसा हो जाए कि अमरीकी खुश हो जाएं कि चलो हमारे राष्ट्रपति ने, हमारे प्रेसिडेंट ने कुछ किया तो। और नेतन्याहू की दिक्कत यह है कि अगर गजा में कुछ हो गया तो जो जाम्बी उसने तैयार किए हुए हैं इजराइल के अंदर, वो उसके खिलाफ हो जाएंगे, वो चुनाव हार जाएगा। तो इस समय दोनों दो अलग अलग लाइन लेते हुए अगर नजर आ रहे हैं तो इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उनको इलेक्शन में जाना है और इलेक्शन फेस करना है। देखिए, कल भी मैंने कहा था कि अभी तो जो हालात बन रहे हैं वो हालात ऐसे बन रहे हैं कि ईरान में जंग कभी भी शुरू हो सकती है, कभी भी ब्लिस्करिंग हो सकती है, कभी भी अमेरिका और इजराइल मिलकर उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। रहा सवाल जो मीडिएटर्स का है, जो जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान से, ख्वाजा आसिफ का, जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका बयान आता है कि ऐसा नहीं है कि जंग होगी, दोनों के बीच में अमेरिका और ईरान कुछ चीजों पर सहमत हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई बेस समझ में नहीं आता है। कोई बातचीत चल रही है ऐसी कोई खबर नहीं है। ईरान किसी तरह की छूट देने को तैयार है ऐसी कोई खबर नहीं है। कल की खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक जहाज जा रहा था, पनामा का फ्लैग लगा हुआ था, उसके ऊपर अमेरिका ने अटैक किया जिसमें कुछ लोग घायल हुए और मारे गए। वो अटैक इसलिए हुआ कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया है उस ब्लॉकेड को वो पार कर रहा था। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से बंद है। अमेरिकी अखबार बता रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों का आना जाना अब तक का सबसे कम हो गया है। पिछले हफ्ते 6 या 9 गए थे, इस हफ्ते उससे भी कम गए हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं उसका बेस क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हमारे यहाँ इंडिया में कहा जाता है, वहां पर इंटीरियर मिनिस्टर कहा जाता है, तो जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के, वो गए हुए हैं ईरान और उनकी तस्वीरें आई, ईरानी लीडर्स के साथ उनकी तस्वीरें आई, कुछ बातचीत हुई है। लेकिन ये बातचीत किस बारे में हुई है हम नहीं जानते हैं। हो सकता है ये बातचीत अमेरिका के साथ समझौते के बारे में हो, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद इस बात की लग रही है कि जो एक इस्लामिक नाटो बनाने का काम हुआ है जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरबिया हैं। अब बताया जा रहा है कि सऊदी अरबिया सीसी से नाराज था, मिस्र से नाराज था, जिसके चलते मिस्र इसका हिस्सा नहीं हुआ। अब क्यों नाराज था उसकी वजह बहुत साफ है। सीसी के रिश्ते यूएई के साथ बहुत अच्छे हैं, तो इस समय जिसके रिश्ते यूएई के साथ अच्छे हैं उनसे सऊदी अरबिया नाराज है और कुछ हिस्टोरिकल बातें भी हैं, कभी अलग से बात कर लेंगे। तो यह भी हो सकता है कि ये जो इस्लामिक नाटो बना है उस पर पाकिस्तान सफाई देने गया हो ईरान को कि आपके खिलाफ हम नहीं हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये जो नाटो बना है, नाटो क्या कहना है इसको, 3 देशों का जो ये संगठन बना है, ये अभी फिलहाल एक्टिव नजर नहीं आता क्योंकि हूथी लगातार अटैक कर रहा है। हूथी ने कल जो अटैक किया है वो यमन की जो आर्मी है या यमन की जो सरकार है जिसको सऊदी अरबिया चलाता है, जिसको सऊदी अरबिया सपोर्ट करता है और पूरी दुनिया जिसको मान्यता देती है, उसके 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। बड़ा हमला हुआ था और इसके साथ साथ बाब अल मंदेब में एक कमर्शियल जहाज पर मिसाइल हमला हुआ था जिसमें कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। तो हूथी लगातार हमले कर रहा है, निशाने पर सऊदी अरबिया और सऊदी अरबिया सपोर्टेड यमन सरकार है। लेकिन फिलहाल तुर्की या पाकिस्तान सऊदी अरबिया की किसी तरह की मदद कर रहे हों ये देखने में नहीं आया है। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये 3 लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, 3 कंट्रीज का, ये आगे कैसे काम करेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी मैं ये कह रहा था कि हो सकता है मोहसिन नकवी उस पर बात करने गए हों ईरान से कि ये 3 देशों का जो साझा संगठन बना है वो ईरान के खिलाफ नहीं है, वो इजराइल के खिलाफ है, हिंदुस्तान के खिलाफ है या किसी और के खिलाफ हो सकता है, उस पर बात करने, उस पर सफाई देने गए हों। लेकिन यह भी हो सकता है कि अमेरिका का कोई मैसेज पहुंचाने गए हों। क्या है, कैसे है, ये तो थोड़े दिन बाद ही पता चलेगा। जहां तक गल्फ कंट्रीज का सवाल है, अरब मुल्कों का सवाल है, वो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो उनके लिए तबाही और बर्बादी लेकर आएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल होता है तो फिर ना केवल उनको टोल देना पड़ेगा बल्कि उनके जहाजों पर निगरानी रहेगी ईरान की, ये भी तय है। इसके बावजूद ऐसी खबर आ रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल यह खबर बता रहा है कि खाड़ी के मुल्क ये कह रहे हैं कि जंग दोबारा शुरू हो इससे तो बेहतर यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को हम तस्लीम कर लें, उनको टोल दें और उनकी निगरानी में हमारे जहाज आ और जा सकें। दरअसल गल्फ स्टेट्स इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर दोबारा जंग शुरू भी होती है
और उसमें इजराइल शामिल भी होता है तब भी पहला निशाना वही बनेंगे, क्योंकि उनके पास बेसेस हैं अमेरिका के जहां से अमेरिका हमला करेगा। और अमेरिका हमला करेगा तो ईरान जाहिर तौर पर उन बेसिस पर हमला करेगा, और ईरान ने यह भी धमकी दी है कि अमेरिकन इंटरेस्ट पे हमला कर सकता है। तो ऐसे में जो आप कह सकते हैं अमेरिकन ऑफिसेज वगैरह वहां पर खुले हुए हैं, उनके ऊपर भी हमला होगा, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डिस्टर्ब होता है तो अरब कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसान होगा। और इतनी हिम्मत उनकी है नहीं कि अमेरिका से कह सके कि हुजूर आला हमारी जमीन और हमारे आसमान का इस्तेमाल मत कीजिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर जंग होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान अरब कंट्रीज को झेलना पड़ेगा, और साथ में मार्केट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जहाज ना आ पाएंगे ना जा पाएंगे, यानी अरब कंट्रीज को बाहर की दुनिया से जो सामान चाहिए खाने पीने से लेकर दुनिया भर का, वो नहीं आ पाएगा, और अरब कंट्रीज अपना तेल और गैस दुनिया भर को भेज नहीं पाएंगी। इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा। इससे तो बहुत अच्छा है कि 5-7% टॉल देकर बिजनेस चलता रहे, उनकी इकोनॉमी चलती रहे। इसीलिए शायद वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि प्लीज इस जंग को दोबारा शुरू ना करो। लेकिन ये प्रेशर किस हद तक अमेरिका मानेगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि ईरान बिल्कुल बजिद है कि हमारी शर्तें जब तक नहीं मानोगे तब तक हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलेंगे। और अब अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने के अलावा अपनी जीत दिखाने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि वो कोई जीत होगी ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो इस जंग से पहले खुला था, और खोलने के लिए आपको ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी। इसीलिए मामला बेहद उलझा हुआ है, और ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि दोबारा जंग शुरू होगी या किसी तरह की कोई बातचीत संभव है। अब ट्रंप को एक ही रास्ता सूझ रहा है कि ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाते जाओ, और सैंक्शन लगा दो और सैंक्शन लगा दो, ईरान को इकोनॉमिक प्रेशर में डाल दो, ताकि ईरान के लोग नाराज होकर सड़क पर आए और ईरान समझौता करे। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि अब तो ईरान को बहाना मिल गया है। अब अगर वहां इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी तो लोग जानते हैं कि ये प्रॉब्लम अमेरिका की वजह से आई है, तो जाहिर है लोग अपनी रिजीम की जगह अमेरिका के खिलाफ होंगे, और अमेरिका के लिए मुश्किलात और बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए बहुत अजीब सी सिचुएशन है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि एक राउंड जंग का हम और देख सकते हैं, अगर ऐसा ही माहौल बना रहा तो। जैसा जो होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।